नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, हिंदी शिक्षक, रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल। आज आपको इस वीडियो में हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय की व्याख्या, काव्य सौंदर्य तथा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दूंगा। इस वीडियो में हम आपको इस पद से संबंधित ही काव्य सौंदर्य के बिंदु बताऊंगा। बाकी जो सामान्य बिंदु हैं, जो आत्मपरिचय कविता के हर पद पर लागू होता है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लें और उसका नोट्स बना लें। अगर आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आइए कविता पाठ करते हैं। मैं और जग और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि यहाँ कहता है कि मैं और हूँ और जग और है, संसार और है, और मेरा और संसार का कोई नाता नहीं, अर्थात मेरी और संसार की कोई तुलना नहीं है। कवि और संसार में यहाँ जो बुनियादी अंतर है वो ये है कि कवि संसार को कुछ देना चाहता है। कवि की प्रवृत्ति देने की है और संसार की मतलब संसार वालों की लेने की है। और ये सच भी है कि कुदरत का नियम है, जब तक हम उसको देते नहीं हमें कुछ मिलता नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि जब हम कुछ अनाज के दाने धरती पर छींटते हैं तभी हमारे खेतों में फसल लहलहाती है, लेकिन हम इस कुदरत के नियम को भूल जाते हैं। हम बिना दिए पाना चाहते हैं, जो कि असंभव है। तो इसलिए कवि यहाँ कहता है कि मेरा और संसार का कोई नाता नहीं, मेरी और संसार की कोई तुलना नहीं, और ऐसे संसार मैं पता नहीं कितने रोज बना बना के मिटाता हूँ। मुझे ऐसे संसार की परवाह नहीं है, ऐसा संसार मेरे लिए उचित नहीं है। और क्या कहते हैं, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये संसार जिस पृथ्वी पर धन वैभव के लिए परेशान रहता है, वैभव मतलब समृद्धि या धन, मैंने कठिन शब्दों के अर्थ लाल रंग से लिख दिया है। तो संसार जिस पृथ्वी पर वैभव जोड़ने के लिए परेशान है, धन जोड़ने के लिए परेशान है, मैं हर पग में प्रति पग में उस पृथ्वी को ठोकर मारता हूँ। कभी यहाँ पे कहना चाहता है कि ऐसे संसार को मैं प्रति पग में ठोकर मारता हूँ। फिर अब इस पहले वाले बंद में जो काव्य सौंदर्य के बिंदु हैं मैं इनको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे पहली पंक्ति है, मैं और जग और कहाँ का नाता। अगर इसको आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप स्किप कर जाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कामा और फुल स्टॉप का ध्यान रख के पढ़ेंगे तो शायद सही निष्कर्ष पर स्वतः पहुंच जाएंगे। जैसे पहली पंक्ति क्या है, मैं और जग और, मैं और जग और, मैं और जग और। यहाँ और शब्द में यमक अलंकार है। कैसे? और पहले वाले और का अर्थ है भिन्न, अलग हूं। जग और उसका भी अर्थ भिन्न है, लेकिन जो बीच में और है उसका अर्थ है जोड़ने के लिए। जैसे मैं कुछ और हूं, और मतलब और संसार के लिए आ गया। जग और, मैं कुछ और हूं, संसार कुछ और है, और जो इन दोनों के बीच में और है ये दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए काम कर रहा है। तो और का और में यहाँ यमक अलंकार है। एक ही शब्द है, साधारण शब्द और, जो 3 बार हरिवंश राय बच्चन ने प्रयोग किया है इस कविता, इस लाइन में, और उसका इतना बढ़िया असर है, यमक अलंकार है। और साधारण सी बात, साधारण से शब्दों में काव्य सौंदर्य उत्पन्न कर देना, यह हरिवंश राय बच्चन की खूबी है। तो यहाँ और शब्द में यमक अलंकार है। क्यों यमक अलंकार है? क्योंकि एक और का अर्थ है अलग, भिन्न, और जो दूसरा और है उसका अर्थ क्या है? जोड़ने के लिए। मैं और मतलब मैं कुछ और हूं, जग और जग कुछ और है, और जो बीच वाला और है उसका अर्थ हो गया जोड़ने के लिए। तो मैं और जग और कहाँ का नाता, तो और शब्द में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। और पूरी पंक्ति मैं और जग और कहाँ का नाता में प्रश्नालंकार हो गया। तो ये इस पद के लिए अलग से हो गया। और मैं बना बना में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जग, अच्छा, जग जिस और पृथ्वी पर, जग जिस में जाक्षर की आवृत्ति के कारण
अनुप्रास अलंकार है। पृथ्वी पर में पाक्षर की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। बना बना में पुनरुक्त प्रकाश हो ही गया। अब पूरी पंक्ति जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इसमें विशेषण विपर्य अलंकार है। अब आप बोलेंगे विशेषण विपर्य अलंकार क्या है? तो अलंकार के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको फिलहाल यहाँ बता दूं, विशेषण का मतलब तो आप जानते हैं, विपर्य मतलब उल्टा, मतलब जहाँ विशेषण में उलट फेर कर दिया जाए वहाँ पर विशेषण विपर्य अलंकार होता है। कैसे? जैसे जब किसी वाक्य में अर्थ की सुंदरता लाने के लिए विशेषण का स्थान उलट दिया जाए तो वहाँ पर विशेषण विपर्य अलंकार होता है, और यह लक्षणा पर आधारित अलंकार है। जैसे प्रसाद की एक कविता है कि इस करुणा कलित हृदय में क्यों बिकल रागिनी बजती है। मतलब इस करुणा से भरे हृदय में बिकल रागिनी, रागिनी बिकल होकर के बजती है। तो रागिनी तो बिकल नहीं होती है, रागिनी थोड़ी व्याकुल होती है, व्याकुल तो मनुष्य होता है। लेकिन यहाँ पर काव्य सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए विशेषण को उलट दिया गया। जैसे यहाँ पर क्या है, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, तो जग थोड़ी वैभव जोड़ता है, मनुष्य जोड़ता है ना, लेकिन जग पर कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, विशेषण विपर्य अलंकार है। आइए दूसरा पद पढ़ते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। रोदन का मतलब रोना, राग का मतलब प्रेम या अनुराग, भूपों मतलब राजाओं के, भूपों मतलब राजाओं, भूप से राजा होता है, भूपों से राजाओं हो गया। प्रासाद महल, निछावर कुर्बान, खंडहर टूटा हुआ भाग। कवि कहता है कि सामान्य से दिखने वाले मेरे जीवन में गजब का विरोधाभास है। भले ही दुनिया को मेरा रोदन रोना सुनाई ना दे, परंतु इसमें भी एक राग का भाव है जिसे केवल मैं ही अनुभव कर सकता हूँ। ऊपर से मधुर शीतल दिखाई देने वाली मेरी वाणी में विद्रोह की अग्नि मौजूद है, अर्थात मेरी वाणी मृदु होते हुए भी प्रभावशाली है। जिन राजाओं को अपने सुंदर महलों पर घमंड है, उन महलों से सुंदर तो मेरे खंडहर हैं। अर्थात कब ये कहना चाहता है कि जिनको अपने महलों पर घमंड है, जिनको वैभव इकट्ठा करने पर घमंड है, उनसे अच्छा तो मेरा कवि कर्म है किसी अन्य कार्य से, मेरा कवि कर्म किसी अन्य कार्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस पंक्ति में काव्य सौंदर्य क्या है? रोदन में राग, शीतल वाणी में आग में विरोधाभासी अलंकार। रोदन में राग नहीं हो सकता है, शीतल वाणी में आग नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर विरोधाभासी अलंकार होता है जिसमें विरोध का आभास हो। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कभी यहाँ कहता है कि मैं रोया तो तुम इसको गाना समझते हो, अर्थात कवि ये कहना चाह रहा है कि दुनिया, समाज के लोग कवि की वास्तविक स्थिति को जानते ही नहीं, उसकी वास्तविक स्थिति से परिचित ही नहीं है। इसीलिए कवि कहता है कि मैं रोया तो तुम उसको गाना कहते हो, मैं फूट पड़ा, फूट पड़ा मतलब अभिव्यक्त किया अपने आप को, मैं जब कुछ कहा अपने आप को, अपनी वाणी को प्रकट किया, तुम कहते छंद बनाना, मैंने अपने दिल के कुछ शब्द, अपने हृदय के कुछ उद्गार प्रकट किए तो तुम उसको छंद बनाना समझते हो। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं नहीं चाहता हूं कि संसार मुझे कभी कहकर अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं तो दुनिया का एक मस्त दीवाना हूं, नया दीवाना हूं। इसी से मिलती जुलती पंक्तियां भगवती चरण वर्मा की हैं। वो है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम दूर उड़ाते जहाँ चले। तो ये भाव साम्य की पंक्तियाँ हैं। मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि दुनिया मुझे सामान्य व्यक्ति भले समझे, लेकिन मैं दुनिया का सच्चा प्रेमी हूँ। मेरे पास वो मंत्र है, मेरे पास वो मादकता है जो निशेष है, मतलब लगभग खत्म हो चुकी है, जो बची कुची भी नहीं, उसको लिए फिरता हूँ। और अगर उसको भी संसार सुन ले तो झूम उठेगा, लहरा उठेगा। मैं मस्ती का ऐसा संदेश लिए फिरता हूँ, मेरे पास ऐसा मंत्र है जो अगर संसार सुन ले तो झूम उठेगा, लहरा उठेगा। और मैं चाहता हूँ कि दुनिया इस मंत्र को आत्मसात करे, ग्रहण करे। वो कौन सा मंत्र है? प्रेम का मंत्र है।
आपको बता दूं कि एक मशहूर राइटर हैं रॉन्डा बर्न, उन्होंने एक किताब लिखी है द पावर, अंग्रेजी में द पावर और हिंदी में शक्ति। तो उसमें उन्होंने इस बात को इंगित किया है, स्पष्ट किया है कि दुनिया की एकमात्र शक्ति है प्रेम। पूरी सृष्टि प्रेम से ही संचालित है। अगर उसका अभाव हो जाए तो सृष्टि का चलना बड़ा असंभव हो जाएगा। और आप भी गौर करेंगे तो संसार अगर बंधा है कहीं तो प्रेम से बंधा है। तो प्रेम एक ऐसी शक्ति जिससे आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सम्राट अशोक को भी लगा था कि तलवार से हम दुनिया पर शासन कर लेंगे, लेकिन उसे अपनी नीति बदलनी पड़ी और उसे लगा नहीं, लोगों के दिलों पर राज करना ज़्यादा बेहतर है बजाय भूभाग के। तो कवि ऐसे ही संदेश की बात करता है कि मेरे पास ऐसा मंत्र है प्रेम का, और वाकई आज इस दुनिया में ये खत्म होता जा रहा है। इसीलिए कवि पंक्ति के शुरू में ही कहा है कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। वो बार बार प्यार पर इसलिए जोर देता है कि वाकई जो प्रेम है वो संसार की ऐसी शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि संचालित होती है। उसके अभाव में जीवन की कल्पना करना असंभव है। और हाँ, काव्य सौंदर्य इस पाठ में, इस पद में झूम झुके और मैं मस्ती में अनुप्रास अलंकार है, शैली उपदेशात्मक है। बाकी काव्य सौंदर्य के बिंदु वैसे ही हैं जैसे बाकी पदों में हैं। आइए अब बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। वैसे तो प्रश्न कई हैं, लेकिन ये 3 मैंने इसलिए चुना है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और बार बार बोर्ड परीक्षा में इनमें से प्रश्न आता है, इस जगह से प्रश्न उठता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर टॉपिक का एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ से प्रश्न उठता ही उठता है। पूरा टॉपिक तो पढ़ते हैं हम, लेकिन हर टॉपिक में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ से प्रश्न उठता है, परीक्षा में आता ही आता है। तो मैंने उस जगहों को चुना है जहाँ से प्रश्न आता है और वहाँ से 3 प्रश्न मैंने निकाले हैं। इनकी चर्चा मैं आपसे करूँगा। प्रश्न क्या है? जहाँ पर दाना होता है वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि संसार के लोग माया जाल में उलझे रहते हैं, वो नादान हैं। और कवि को इस बात का भी दुख है कि समझदार लोग भी माया जाल में उलझे रहते हैं। नादान और समझदार अर्थात नासमझ और समझदार में यहाँ पर कोई फर्क नहीं। सभी स्वार्थ में लोभ मोह काम क्रोध के शिकार होते हैं। कवि यहाँ पर इसीलिए कहा है कि जहाँ पर दाना होता है वहीं नादान होते हैं। मतलब जो लोभ मोह काम क्रोध के गुण हैं उनमें नासमझ और समझदार में कोई फर्क नहीं है। कवि यहाँ पर ये मुझे लगता है कि वो जो हमारा पौराणिक दर्शन है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इससे प्रभावित है। ईश्वर सत्य है, संसार असत्य है। तो वो कहता है कि जो सांसारिक चीज़ें हैं उनमें उलझा रहता है, वो समझदार भी और नासमझ भी। यहाँ पर इन चीज़ों को आप थोड़ा विस्तार से लिख देंगे कि संसार के लोग सांसारिक माया जाल में उलझे रहते हैं, नादान भी समझदार भी। वो लोभ मोह काम क्रोध स्वार्थ में ऐसे उलझे रहते हैं कि अपने जीवन के मकसद को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर कवि का यहाँ दाना से आशय यही है। फिर अगला है मैं और जग और कहाँ का नाता। इसमें और शब्द की विशेषता पूछा है कवि ने। तो मैंने व्याख्या के दौरान बता दिया है कि अगर आप इसको ऐसे स्किप कर जाएंगे तो शायद समझ नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं और जग और कहाँ का नाता। तो यहाँ और शब्द में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कैसे यमक अलंकार है? मैं और जग और, मतलब मैं कुछ और हूँ, संसार कुछ और है। तो यहाँ और भिन्न के अर्थ में, अलग के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, और यहाँ पर अलग के अर्थ में प्रयोग हुआ है। और एक जो बीच में आ रहा है मैं और, मतलब मैं कुछ और हूँ, जग और जब कुछ और है। इन दोनों के बीच में जो और है, इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए योजक के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इसलिए और की यहाँ पर विशेषता है। और यहाँ हरिवंश राय बच्चन की विशेषता है कि और जैसे साधारण शब्द का प्रयोग करके कविता में कितना सौंदर्य उन्होंने उत्पन्न कर दिया है। आमतौर पर हम सोचते होंगे कि बड़े साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करके, बड़े संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करके कविता में सौंदर्य लाया जा सकता है। लेकिन बच्चन जी को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि साधारण शब्दों से अद्भुत सौंदर्य कविता में लाया जा सकता है। और आप इस तकनीक को अपनी बोर्ड परीक्षा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि साधारण से बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके अच्छा अंक ला सकते हैं। तो और शब्द में यहाँ यमक अलंकार है, और पहले और का अर्थ है अलग होने के अर्थ में, दूसरे और का भी अलग होने के अर्थ में, और जो बीच वाला और है वो जोड़ने के अर्थ में हुआ।
अब जो तीसरा प्रश्न है, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। ये यहाँ से प्रश्न बार बार आता है, बस शब्द बदल देते हैं, लेकिन मूल ये है शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। तो ये प्रश्न CBSE में 2008 में आया है, 11 में आया है, 2014 में आया है, 2017 में आया है, हो सकता है 2020 में भी आ जाए। तो शीतल वाणी में आग होने का आशय ये है यहाँ पर कि कवि की वाणी मधुर जरूर है, लेकिन उसमें आग है, एक विद्रोह है। किस बात का विद्रोह? वो संसार की गतिविधियों से असंतुष्ट है, संसार के स्वार्थीपन से असंतुष्ट है, जो संसार का स्वार्थी रवैया है उससे असंतुष्ट है, संसार का प्रेम रहित दृष्टिकोण से असंतुष्ट है। वो प्रेम रहित संसार को नहीं चाहता है। मैंने आपको इसके पहले बताया कि प्रेम का कितना महत्व है। एक इतनी बड़ी राइटर ने लिखा है कि उन्होंने तो कह दिया है कि संसार की कोई शक्ति है तो एकमात्र शक्ति है, वो क्या है? प्रेम। तो कभी भी प्रेम रहित संसार की कल्पना नहीं करता, प्रेम विहीन संसार से असंतुष्ट है, और इसके लिए अपना कवि कर्म करते हुए हमको जगाता है, जागृत करता है। ये कवि की यहाँ पर विशेषता है। तो यहाँ पर कवि की शीतल वाणी में आग इसलिए है, वाणी शीतल है, मधुर है, लेकिन वो असंतुष्ट है संसार से, और असंतुष्ट होकर अपना कवि कर्म करते हुए हमें ये बताने की कोशिश करता है कि बिना प्रेम के संसार अधूरा है, प्रेम रहित संसार को स्वीकार नहीं करता है। आपने कविता के शुरू में ही देखा होगा कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो ये कवि ने पहले ही प्रकट कर दिया है। और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज ही हमारा आत्म परिचय का पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी ख़त्म करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।